अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं जी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट की। हमने बात की कि बायोलॉजिकल मॉडल जो होता है हमारे पास एबनॉर्मेलिटी का, उसके कुछ कॉजेज़ होते हैं और उसके कुछ सोर्सेज होते हैं। और अब उन प्रॉब्लम्स को, उन एबनॉर्मेलिटीज़ को ट्रीट किस तरह से किया जा सकता है, तो उसके हमारे पास मेथड्स हैं। कौन कौन से हैं? एक ड्रग थेरेपी है जिसमें साइकोट्रॉपिक ड्रग्स आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है और उसके अलावा साइको सर्जरी और न्यूरो सर्जरी है। इन सब थेरेपीज़ में क्या होता है, इनको कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। बायोलॉजिकल प्रैक्टिशनर्स लुक फॉर सर्टेन काइंड्स ऑफ क्लूज व्हेन दे ट्राई टू अंडरस्टैंड एबनॉर्मल बिहेवियर। जब भी कोई बायोलॉजिकल प्रैक्टिशनर किसी भी एबनॉर्मल बिहेवियर को ट्रीट करने जाता है तो सबसे पहले वो उस बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। जब हमें किसी भी बिहेवियर के सोर्सेज नहीं पता होंगे तो हम उसको रिमूव नहीं कर सकते, हम उसको ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब उस बिहेवियर को जानने के लिए कि वो बिहेवियर क्यों हो रहा है, वो डिफरेंट क्लूज देखते हैं, डिफरेंट हिंट्स देखते हैं जिसमें सबसे पहले वो ये देखते हैं कि डज द पर्सनस फैमिली हैव अ हिस्ट्री ऑफ दैट बिहेवियर। कि जो पर्सन है उसको जो भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो हो क्या उसकी फैमिली में ये इस तरह होता रहा है, उसके पेरेंट्स को भी ये प्रॉब्लम था या नहीं था, ठीक है। हो सकता है उसका वो प्रॉब्लम जेनेटिक हो। फॉर एग्जांपल अगर किसी को डायबिटीज़ है तो वो सबसे पहले डायबिटीज़ को सॉल्व करने से सबसे पहले देखेंगे कि क्या उसके पीछे फैमिली में है, उसके पेरेंट्स को है या उसके सिबलिंग्स को है, उसके फोर फादर्स को है, ठीक है, ग्रैंड फादर्स को है। ये सब चीज़ें वो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो प्रॉब्लम आ रहा है वो जेनेटिक है या नहीं है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन रिजेक्ट हो जाता है, फॉर एग्जांपल पीछे किसी को नहीं है उसकी दूर दूर फैमिली में, तो फिर उसके बाद वो अगले क्वेश्चन पर जाएंगे, इज द बिहेवियर प्रोड्यूस्ड बाय इवेंट्स दैट कुड हैव फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। हो सकता है कि उसका ये जो बिहेवियर आ रहा हो वो किसी ऐसे इवेंट की वजह से आ रहा हो जिसकी वजह से उसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है। फॉर एग्जांपल अगर एक इंसान जो है वो डिप्रेशन शो कर रहा है, ठीक है, तो मे बी हो सकता है कोई एक्सीडेंट हुआ हो रिसेंटली, कोई उसकी बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल मतलब कोई फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हुई, उसकी ब्रेन में कोई डिस्टर्बेंस आई हो, कोई ऐसा इवेंट हुआ हो जिसकी वजह से उसकी ब्रेन में डिस्टर्बेंस आई हो, जिसकी वजह से अब वो इस तरह का बिहेवियर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस को पहले चेक करेंगे और जब उन्हें सोर्स पता चल जाएगा कि किस वजह से हो रहा है, इधर वो जेनेटिकली हो रहा है या वो किसी इवेंट की वजह से हो रहा है या उसके जीन्स की वजह से हो रहा है, जब उन्हें रीज़न पता चल जाएगी फिर आगे वो जाएंगे उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। Once the clinicians have pinpointed physical sources of dysfunctioning, they are in a better position to choose a biological course of treatment. जब उन्हें ये पता चल जाएगा वो हाईलाइट कर लेंगे इस चीज़ को कि कौन सा फिजिकल सोर्स है जो इस डिसफंक्शनिंग को, इस एबनॉर्मेलिटी को कॉज कर रहा है, जो इसका सोर्स है। जब उन्हें ये पता चल जाएगा तो फिर वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे कि वो उसको ट्रीट कर सकें और उन्हें ये पता चल जाएगा कि उन्होंने कौन सा ट्रीटमेंट यूज़ करना है, ठीक है। 3 बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स बेसिकली यूज़ होते हैं जिसमें हमारे पास आता है जी ड्रग थेरेपी, दूसरा है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी एंड देन साइको सर्जरी। ड्रग थेरेपी जो है वो बेसिकली ज़्यादा यूज़ होती है, मतलब मेडिसिन वगैरह ज़्यादा दी जाती हैं, ड्रग्स दिए जाते हैं। ये इलेक्ट्रोकन्वल्सिव और साइको सर्जरी जो है ये थोड़ी डेंजरस होती हैं, तो ये रेयर यूज़ होती हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रग थेरेपी में हमारे पास आते हैं जी साइकोट्रॉपिक ड्रग्स। 1950s में रिसर्चर्स ने क्या किया था, साइकोट्रॉपिक मेडिकेशंस को डिस्कवर किया था। साइकोट्रॉपिक मेडिकेशंस क्या होती हैं? ड्रग्स दैट मेनली अफेक्ट इमोशंस एंड थॉट प्रोसेसेस। वो वाले ड्रग्स होते हैं जो क्या करते हैं, ह्यूमन के इमोशंस को और उसके थिंकिंग प्रोसेसेस को अफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं? साइकोट्रॉपिक ड्रग्स। दीज ड्रग्स हैव ग्रेटली चेंज द आउटलुक फॉर अ नंबर ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स एंड टुडे आर वाइडली यूज्ड आइदर अलोन। अब वो कह रहे हैं कि इन जो ड्रग्स हैं, ये साइकोट्रॉपिक ड्रग्स हैं, इन्होंने बहुत मतलब मेंटल डिसऑर्डर्स का एक व्यू बदल दिया है, ठीक है। पहले इनको शैतानी और पता नहीं क्या क्या समझा जाता था, ये जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, और अब इन ड्रग्स की वजह से इनका व्यू चेंज हो गया इनके बारे में, क्योंकि ये ड्रग्स इनको इजीली ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को डिप्रेशन है तो वो डिप्रेशन के लिए उनको ड्रग्स दे देंगे तो वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि ये ड्रग्स जो है ये अलोन भी यूज़ होते हैं या फिर किसी और के साथ भी यूज़ हो रहे होते हैं, डिफरेंट थेरेपीज़ के साथ यूज़ हो रहे होते हैं। हाउ एवर द साइकोट्रॉपिक ड्रग रेवोल्यूशन हैव ऑल्सो प्रोड्यूस, अब लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि साइकोट्रॉपिक ड्रग्स जो हैं इन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी कॉज किए हैं, क्योंकि ये ओवर यूज़ हो गए, बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया इनका, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आगे, साइड इफ़ेक्ट्स भी, जाहिर सी बात है मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा जगहों पर हेल्प कर रहे होते हैं, लेकिन हर किसी को हेल्प नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कौन कौन से साइकोट्रॉपिक ड्रग्स हैं जो मेनली यूज़ हो रहे हैं?
थेरेपी में वो तो 4 काइंड्स के हैं, एंटी एंजाइटी, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी बाइपोलर एंड एंटी साइकोटिक ड्रग्स। एंटी एंजाइटी ड्रग्स जो है वो उनको हम क्या कहते हैं, माइनर ट्रैंकुलाइजर्स भी कहते हैं और एंशियोलिटिक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये करते क्या है, ये टेंशन और एंजाइटी को रिड्यूस करते हैं। अगर किसी को ज़्यादा टेंशन और एंजाइटी होगी तो उनको डॉक्टर्स ये वाले ड्रग्स देंगे। ठीक है, और एंटी डिप्रेशन क्या करते हैं, लोगों का जो डिप्रेस्ड पेशेंट्स होते हैं उनका मूड जो है इम्प्रूव कर देते हैं। ठीक है, डिप्रेस्ड पेशेंट्स में लो एक्टिविटी हो जाती है बिल्कुल, तो ये जाके उनके ब्रेन में एक्टिविटी को इन्हांस करते हैं, एक्साइटेशन करते हैं उनके न्यूरॉन्स में। ठीक हो गया। उसके बाद होता है जी एंटी बाइपोलर ड्रग्स। एंटी बाइपोलर ड्रग्स को हम मूड स्टेबलाइजर्स भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, जाके बाइपोलर डिसऑर्डर वाले जो लोग हैं उनके मूड्स को अच्छा करते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर को क्या होता है, अ कंडीशन मार्क्ड बाय मूड स्विंग्स। ठीक है, वो वाले डिसऑर्डर जिसमें मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं। ठीक है, मूड स्विंग्स का क्या मतलब है, मूड स्विंग्स का मतलब ये होता है कि मूड जो है वो चेंज हो रहे होते हैं, कभी पता ही नहीं चलता, कभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। ठीक है, फ्रॉम मैनिया टू डिप्रेशन। मैनिया का क्या मतलब होता है, ओवर एक्साइटमेंट, मतलब इंसान जो है वो ओवर एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही होती है, उसके ब्रेन में बहुत ज़्यादा एक्साइटेशन हो रही होती है। यहाँ पर अब मैनिया जो है वो बहुत कम एक्टिविटी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है। और डिप्रेशन क्या होती है, बहुत कम एक्टिविटी होती है, ब्रेन ऐसे स्लो हुआ होता है, बिल्कुल कुछ करने को दिल नहीं कर रहा होता और ये ओवर एक्टिविटी हो रही होती है। अब ये दोनों चीज़ें हमारी मूड स्विंग्स में आ रही होती हैं। अगर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई हुई है या बहुत ज़्यादा लो एक्साइटमेंट हुई हुई है तो ये दोनों चीज़ें क्या है, मूड स्विंग्स में आती हैं। तो ये वाले जो डिसऑर्डर्स होते हैं इनको हम कहते हैं बायपोलर डिसऑर्डर्स, और जो ड्रग्स इन डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं उनको हम कहते हैं एंटी बायपोलर ड्रग्स। ठीक है, फोर्थ वन हमारे पास आते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग्स। एंटी साइकोटिक ड्रग्स हेल्प टू रिड्यूस द कन्फ्यूजन, हेलोसिनेशंस एंड डिल्यूजन ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, साइकोटिक डिसऑर्डर्स जो साइकोसिस से डील करते हैं इनमें भी यही होता है कि कॉन्टैक्ट जो होता है रियलिटी के साथ वो कम हो जाता है, तो ये कन्फ्यूजन हो जाती है, हेलोसिनेशंस होते हैं, डिल्यूजन्स होते हैं, रियल में कुछ हो नहीं रहा होता लेकिन उस पर्सन को लग रहा होता है कि कुछ हो रहा है, कोई इंसान यहाँ खड़ा है लेकिन वहाँ खड़ा नहीं होता। ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं इस सब में ना। तो जो वो वाले डिसऑर्डर जिसमें रियलिटी के साथ कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाता है, मतलब उसको, इंसान को ये होश नहीं रहता कि उसने क्या करना है, उसने खाना है, उसने पीना है, उसने सोना है, उसको कुछ इस चीज़ की होश नहीं रहती है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इसका क्या मतलब है कि उसका रियलिटी के साथ कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया। ठीक है, जिसमें शिज़ोफ्रेनिया भी आ जाता है। ठीक है, इन सब ये वाले जो सारे डिसऑर्डर्स हैं उनको डील करने के लिए जो यूज़ करते हैं ड्रग्स वो कौन से होते हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग्स। ठीक है, अब ये 4 किस्म के ड्रग्स हैं जो मेनली यूज़ होते हैं। और लेकिन जब भी किसी को यूज़ करना होता है तो सबसे पहले केयरफुल उसके ऊपर, मतलब उसको रिव्यू किया जाता है अच्छे से, और फिर उसके बाद वो मार्केट में आता है। और वो किस तरह से मार्केट में आता है तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है, 12 to 13 ईयर्स लगते हैं जब भी कोई न्यू ड्रग जो है वो आता है कंपनी की तरफ से, तो फिर उसके बाद उसने आगे से आगे मूव करना होता है, मतलब मार्केट में आने तक उसको 12 to 13 ईयर्स लग जाते हैं। और जो कंपनी उसको बनाती है उसका बहुत सारा पैसा भी इसमें लग जाता है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि रिसेंटली जो ड्रग्स अप्रूव हुए हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें हमारे पास 1954 में है थोराज़ाइन। ठीक है, और ये क्या है, फर्स्ट एंटी साइकोटिक है। ये साइकोटिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है, मतलब जिन लोगों का रियलिटी कांटेक्ट ख़त्म हो जाता है ये उनको ट्रीट करता है। 1955 में हमारे पास है जी रिटेलिन। ये क्या है, फर्स्ट ADHD मेडिकेशन। ADHD का क्या मतलब होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, और इसको हम स्टिमुलेंट भी कहते हैं। ये क्या करता है, डोपामाइन पे एक्ट कर रहा होता है। ठीक हो गया। उसके अलावा हमारे पास 1958 में है MAO इनहिबिटर्स। ये क्या है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट एंटी डिप्रेसेंट है हमारे पास। उसके बाद है जी 1960 में लिब्रियम। ये क्या है, फर्स्ट बेंजोडाइज़ेपाइन है। ठीक है, ये क्या है, दीज आर एंटी एंजाइटी। ये एंटी एंजाइटी होते हैं, ये जाके क्या करते हैं, हमारे माइंड को कूल करते हैं, काम करते हैं और रिलैक्स करते हैं। ठीक है, उसके बाद 1961 में एलाविल है। ये क्या करता है, फर्स्ट ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। फिर उसके बाद 1963 में वेलियम है। ये क्या है, सेकेंड, ठीक है, सेकेंड बेंजोडाइज़ेपाइन है। ये भी क्या है, एंटी एंजाइटी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 1970 में लिथियम है, फर्स्ट मूड स्टेबलाइज़र और एंटी बाइपोलर मेडिकेशन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर किसी को मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कोई उसको मैनिया डिप्रेसिव सिम्टम्स आ रहे हैं, तो फिर उसको क्या किया जाता है, लिथियम रिकमेंड की जाती है।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास 1987 में प्रोजैक है, ये क्या है, फर्स्ट एसएसआर, ठीक है, एसएसआरआई, इसका क्या मतलब है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीऑब्टेन्ड इनहिबिटर, ठीक है। तो ये क्या है, ये फर्स्ट एंटी डिप्रेसेंट है। उसके बाद इन डिप्रेशन सेरोटोनिन लेवल इज abnormally लो, ठीक है। तो डिप्रेशन में क्या होता है, सेरोटोनिन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो उस सिचुएशन में ये वाला जो ड्रग है ये जाके क्या करता है, सेरोटोनिन को, उसके लेवल को इनहिबिट करता है, ठीक है। मतलब उसका रीऑब्टेन्ड लेवल जो है उसको जाके ये इनहिबिट कर देता है। रीऑब्टेन्ड, इफ इट स्टॉप द सेरोटोनिन टू मूव बैक फ्रॉम साइनेप्स टू सेल, इट डू फंक्शनिंग इन साइनेप्स एंड सो इंक्रीज द लेवल ऑफ सेरोटोनिन, ठीक हो गया। उसके बाद 1918 में हमारे पास वाइग्रा होते हैं, ये फर्स्ट इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग ड्रग है, ये सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये कुछ ड्रग्स थे हमारे पास जो बेसिकली एफडीए ने अप्रूव किए हैं, जो अब मार्केट में यूज़ हो रहे हैं, और ये फर्स्ट का भी डेवलप हुए थे, तो इस सब के बारे में हमने बात की, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो सेकेंड प्रोसेस होता है वो क्या है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ईसीटी, अ सेकेंड फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूज प्राइमरली ऑन डिप्रेस्ड पेशेंट्स इस इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। बेसिकली डिप्रेस्ड पेशेंट्स में होता क्या है कि उनकी जो माइंड की एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, ठीक है, बहुत लो हो जाती है। तो ये इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी एक किस्म का जाके उनके ब्रेन को शॉक देती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जाके उनके ब्रेन को शॉक देती है, तो वो ज़रा एक्टिव फील करने लग जाता है उनका ब्रेन, और उनका डिप्रेशन कम हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा रेयर यूज़ होती है, जब बहुत और कोई चीज़ ना एक्ट कर रही हो उस बंदे पे, डिप्रेशन वाले पे, तो फिर जाके उसको इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दी जाती है, ठीक है। Two electrodes are attached to a person's forehead and an electrical current of 65 to 140 volts is passed briefly through the brain. दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो पेशेंट के फॉरहेड के साथ अटैच किए जाते हैं, और फिर उसको 65 टू 140 वोल्ट्स का करंट दिया जाता है वेरी शॉर्ट टाइम, ब्रीफली मतलब वेरी शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत मतलब नैनो सेकेंड, थोड़ा सा टाइम के लिए उसको दिया जाता है, ज़्यादा नहीं दिया जाता। और फिर इसमें क्या होता है, द करंट कॉजेज अ ब्रेन सीजर दैट लास्ट अप टू फ्यू मिनट्स। तो ब्रेन जो है वो उसको सीजर फील होता है थोड़े मिनट्स के लिए, और 7 to 9 सेशंस दिए जाते हैं, ठीक है, 2-2 3-3 दिन के वक्फे से, एक सेशन दिया फिर 2 दिन बाद दूसरा दिया, और इसी तरह 7 to 9 सेशन दिए जाते हैं अंटिल द पेशेंट रिकवर। सही है। इससे क्या होता है, फिर उसका डिप्रेशन जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। ट्रीटमेंट इज़ यूज्ड ऑन टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिप्रेस्ड पर्सन्स एनुअली। हर साल वो कह रहे हैं कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स जो है जिनको डिप्रेशन वाले पेशेंट्स को इसके साथ ट्रीट किया जाता है, एंड पर्टिकुलरली दोज हुज डिप्रेशन फेल्स टू रिस्पॉन्ड टू अदर ट्रीटमेंट्स, जिनका डिप्रेशन और किसी ट्रीटमेंट पे नहीं अप्लाई हो रहा होता, कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा होता, तो फिर एंड में जाके, लास्ट में जाके ये होता है कि उन पर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी अप्लाई की जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये लास्ट वन आ जाता है साइको सर्जरी और न्यूरो सर्जरी। इसमें क्या होता है कि हमारे ब्रेन का कोई पार्ट, कोई भी एरिया जो है उसको रिमूव कर दिया जाता है बाय सर्जरी, ठीक है। अ थर्ड फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इज साइको सर्जरी और न्यूरो सर्जरी, ब्रेन सर्जरी फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स, ठीक है। मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए थर्ड फॉर्म हमारे पास होती है ये साइको सर्जरी। इट इज़ थॉट टू हैव रूट्स फॉर ट्रेफाइनिंग में क्या होता है, ट्रेफाइनिंग में क्या होता है, इंसान का जो उसके प्री हिस्टोरिक प्रैक्टिस ऑफ चिपिंग अ होल, उसके स्कल में, ब्रेन में क्या किया जाता था, वो ट्रिफाइन मतलब एक मटेरियल होता है, एक टूल होती है जिससे उसके ब्रेन में सुराख कर देते थे, ठीक है। वो वहाँ पे तो ये कॉन्सेप्ट था ना, वो इसलिए सुराख करते थे कि अब कोई डेमन है वो अंदर फंसा हुआ है, कोई शैतानी ताकत है, कोई घोस्ट है वो उसके ब्रेन में फंसा हुआ है, तो अब उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, तो उसको बाहर निकालने के लिए वो सुराख कर रहे हैं कि अब यहाँ से वो बाहर निकल जाए, ठीक है। ये उस वक्त ट्रेफाइनिंग में होता था। अब ये जो साइको सर्जरी है वो कह रहे हैं कि इसका भी कुछ ना कुछ उसी में, उसके रूट्स में मतलब उसके साथ थोड़ा बहुत ये लिंक कर रहा है। मॉडर्न प्रोसीजर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम अ टेक्निक फर्स्ट डेवलप्ड इन द लेट 1930s. Modern procedures are derived from a technique first developed in the late 1930s by Portuguese neuropsychiatrist Antonio Igas Moniz. वो कह रहे हैं मॉडर्न प्रोसीजर्स जो हैं वो अभी जो साइको सर्जरी या न्यूरो सर्जरी के जो प्रोसीजर्स आजकल चल रहे हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं लेट 1930s में जो डेवलप किया गया था प्रोसीजर उसके बिहाफ पर चल रहे हैं, ठीक है। टेक्निक जो फर्स्ट डेवलप की थी प्रोर्टुगीज न्यूरोसाइकेट्रिस्ट ने, एंटोनियो इगास जिनका नाम था, उन्होंने जो टेक्निक डेवलप की थी उसका क्या नाम था, लोबोटोमी, ठीक है। लोबोटोमी में क्या होता था कि सर्जन जो है वो क्या करता था, ब्रेन में जो फ्रंटल लोब और लोअर रीजन्स ऑफ ब्रेन है इनके दरमियान के कनेक्शंस को कट कर देता था,
ठीक है। वो अब यहाँ पर आप देखें साइको सर्जरी में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, कुछ कनेक्शंस को वो काट देते हैं, कोई अंदर का पार्ट रिमूव कर देते हैं टुडे साइको सर्जरी। लेकिन जो आजकल साइको सर्जरी प्रोसीजर है वो ज़्यादा प्रिसाइज है, ठीक है, ज़्यादा एडवांस है, ज़्यादा अच्छी कंट्रोल कंडीशंस में हो रहा होता है, एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में हो रहा होता है, और पास्ट की जो लोबोटोमीज़ हैं उससे ज़रा बेहतर है, ठीक है। अब ये क्यों ही होता है, जिस तरह फॉर एग्जांपल अक्सर एपिलिप्सी का अगर देखें तो एपिलिप्सी का ये है कि अगर वो ब्रेन के एक पार्ट में होती है, ठीक है, तो वो अगले पार्ट्स में भी एक्सटेंड हो जाती है, वो स्प्रेड हो जाती है ब्रेन में। तो इस वजह से अगर किसी पेशेंट को एपिलिप्सी होती है, वो ब्रेन के जिस पार्ट में होती है, तो साइको सर्जन क्या करते हैं, उसका वो वाला पार्ट रिमूव कर देते हैं बाय द साइको सर्जरी। ठीक हो गया। ये भी बहुत रेयर होता है, बहुत एक्सट्रीम लेवल अगर हो जाए तो फिर साइको सर्जरी और न्यूरो सर्जरी को यूज़ किया जाता है। ठीक हो गया। ये थी हमारे पास साइको सर्जरी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी एंड साइकोट्रॉपिक ड्रग्स, किस तरह से इनको यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है इन द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।